सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक 2 दिन कबल मैंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी तो बहुत कुछ याद आ गया। जो तस्वीर देखी इसमें नेपाल के किसी स्कूल के बच्चे नेकरों वाला यूनिफॉर्म पहनकर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में हिस्सा ले रहे थे। इनके हाथों में प्ले कार्ड थे जिन पर लिखी नेपाली में पढ़ नहीं सकता था। ये तस्वीर देखते ये मुझे 1968 याद आ गया। रंग महल मिशन हाई स्कूल लाहौर का तालिब इल्म था। हमारे स्कूल में भी यूनिफॉर्म लाजमी थी। स्कूल में हाजिरी लगवा कर, लेकिन मैं चुपके से बाहर निकलकर पैदल चलते हुए अनारकली बाजार से गुजरकर मार रोड पहुंच जाता। मुझे कभी उम्मीद होती कि लाहौर हाई कोर्ट या रीगल चौक पर तलबा या वकला का कोई जुलूस अयूब खान की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकाले हुए होगा। वो मिल जाता तो निहायत खुशी से इसमें शामिल हो जाता। फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर एक नारे के जवाब में मुर्दाबाद भी कहता। दिल में ये ख्याल आया कि नेपाली हुकूमत के खिलाफ भी वैसे ही जज्बात पैदा हो रहे होंगे जो 1968 में पाकिस्तान के अवाम अयूब हुकूमत के खिलाफ महसूस कर रहे थे। नेपाल के हकाइक का तजर्बा करने के बजाय अलबत्ता बचपन से जवानी में दाखिल होते हुए अपने दिल में खोलते इनकलाबी जज्बात की यादों में खो गया। चंद घंटे भी नहीं गुजरे थे तो सोशल मीडिया के एक और फेरे ने मगर एहसास दिलाया कि नेपाल इनकलाब की जानिब निहायत तेजी से बढ़ रहा है। इनकलाब का जिक्र करते हुए रिवायती और सोशल मीडिया ने यह इत्तला भी दी कि मज़कूरा तब्दीली की क़यादत जेनजी के हाथ में है। जेनजी इस नस्ल को पुकारा जाता है जो 1997 से 2012 के दरमियान पैदा हुई है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से बखूबी वाकिफ है। अमेरिका में समाजी रवैयों का जायजा लेने वाले एक इदारे ने 1 बरस की तहकीक के बाद ये दावा किया है कि मज़कूरा नस्ल अपने दिन के 6 से 7 घंटे स्मार्टफोन और इस पर मौजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की नजर कर देती है। ये रिवायती मीडिया और रियासती और सियासी इदारों पर एतबार नहीं करते। अपने मुस्तकबिल के बारे में गैर महफूज महसूस करती है। अपने दिल में उबलते जज्बात को सोशल मीडिया के जरिए अक्सर तंजिया अंदाज में बयान करती है। इनके अंदाजे तन से मीम्स बनते हैं। इन्हें आज के दौर के कार्टून कहा जा सकता है। इस नस्ल का एक मौसर हिस्सा लेकिन अपने जज्बात को निहायत तल्ख जबान में बयान करता है। इसके दिल में मुझ जैसे सहाफ़ियों और रिवायती सियासतदानों के खिलाफ शदीद नफरत पाई जाती है। जिक्र बहरहाल नेपाल का हो रहा था। मैं पेशेवराना वजूहात की बिना पर इस मुल्क कई बार गया हूँ। वहाँ के नौजवान सियासत में बहुत दिलचस्पी लेते नजर आते थे। मुझे इनके साथ लंबी गप लगाकर बहुत खुशी महसूस होती। खास तौर पर कॉलेजों की इन बच्चियों से बहुत मुतासिर हुआ जो कई बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में गैर मुल्की सहाफ़ियों की मुआवनत करती थी। इन खवातीन की ज़बान से शेर व शायरी या फिल्मों के जिक्र के बजाय मार्क्स, लेनिन और माओ जे तंग के ख्यालात सुनकर हैरानी होती। मजीद तहकीक की तो मालूम हुआ कि नेपाल में कम्युनिस्ट तहरीक बहुत तेजी से मकबूल हो रही है। इसकी वजह से बादशाही निज़ाम का खात्मा हुआ और नेपाल में कई बरसों तक हुक्मरान रही नेपाली कांग्रेस को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। कम्युनिस्ट इक़्तिदार में आने के बावजूद मगर नेपाली अवाम को मुतमईन न कर पाए। इनमें कई धड़े भी नमूदार हो गए जिनमें माओ नवाज धड़ा सबसे कट्टर कम्युनिस्ट तस्वुर होता था। कम्युनिस्ट और ख़ास तौर पर ख़ुद को माओ नवाज कहलवाती जमातें अपने नज़रियात के हवाले से बहुत कट्टर और गरीब नवाज तस्वुर की जाती हैं। पार्लिमान पहुंचकर मगर हम हुए कि तुम हुए सब इसी जुल्फ हव से दौलत के असीर हुए हो गए वाला मामला हो गया। मंगल की सुबह तक नेपाल का वजीर आजम खाद प्रसाद शर्मा ओली था। वो बचपन ही से कम्युनिस्ट तहरीक का मुतहरिक कारकुन था और इसकी वजह से इसके खिलाफ 14 साल सजा का हुक्म हुआ। इस सजा के आखिरी दिनों में नेपाल के शाह ने इसकी जान बख्शी कर दी थी। ओली को 2021 में अंदाजा हो गया था कि इसे मखलूत हुकूमत बनाना होगी। मखलूत हुकूमत की मजबूरियों से उकता कर 2023 में इसने पार्लिमान की तहलील का ऐलान भी कर दिया। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने मगर इसके फैसले को गैर आईनी करार दिया। पार्लिमान बहाल हुई तो ओली ने दोबारा वजीर आजम के मनसब को संभाल लिया। इस पर बरजमान रहने के लिए इसने अपनी जमात के अलावा कांग्रेस और माओ नवाज हुकूमत के साथ मिलकर हुकूमत चलाने का फैसला किया। नेपाल की पार्लिमान में अपोजिशन का वजूद ही ना रहा। पार्लिमानी अपोजिशन की अदम मौजूदगी ने जो खला पैदा किया, इसने एक नौजवान गुलकार बलंदर सिंह को, जो बालन नाम से मशहूर है, इनकलाबी नगमात की वजह से मकबूल तरीन गुलकार बना दिया। अपनी मकबूलियत की बदौलत 2023 में वो नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडो के मेयर का इंतखाब बतौर आज़ाद उम्मीदवार भारी अक्सरियत से जीत गया। उम्र इसकी इस वक्त 35 साल है। वो इंजीनियरिंग का तालिब इल्म रहा है और अपने इल्म को इसने नेपाल के दारुल हुकूमत में कूड़े करकट
संकट के पहाड़ों को मिसमार करने के लिए इस्तेमाल किया। जदीद बुनियादों पर हुई वेस्ट मैनेजमेंट के बाद इसने खटमंडों में मौजूद तारीखी मकामात को सयाहों के लिए मजीद पुरकशिश बनाने की हर मुमकिन कोशिश भी की। इन कोशिशों ने इसे अवाम में मजीद मकबूल बना दिया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि नेपाल के हालात संभालने के लिए इसे आर्जी वजीर आजम बनाया जा सकता है। ओली को अपनी जान बचाने के लिए नेपाल से भागना पड़ा है। इससे नफरत की बुनियादी वजह यह थी कि सारी जिंदगी कम्युनिज्म का विरोध करने वाला गरीब दोस्त ओली इक्तदार में आकर चाप परस्त ही नहीं बल्कि पुरतायुस जिंदगी गुजारने की हवस में मुब्तला हो गया। इक्तदार बरकरार रखने की गर्ज से मौसूफ ने अपने उसूल बुलाकर नेपाली कांग्रेस के इन नुमाइंदों को भी काबीना का हिस्सा बना लिया जिनके खिलाफ करप्शन के संगीन इल्जामात थे। ऐसा ही रवैया इसने माओ नवाज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी इख्तियार किया। नेपाल में गुर्बत ठोस अंदाज में महसूस की जा सकती है। ऐसे मुल्क में हर साल तकरीबन 8 लाख नेपाली गैर मुल्क चले जाते हैं। लाखों नेपाली भारत के साथ खुला बॉर्डर होने की वजह से बिहार और यूपी में जिल्लत बरी मुशक्कत के जरिए अपने घर वालों के लिए रिस्क कमाते हैं। इतनी गुर्बत के होते हुए भी ओली के साथ हुकूमत में शामिल वज़रा के बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे नवासियां अमेरिका और यूरोप की मशहूर यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के लिए जाते रहे। इनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से जेनजी के नुमाइंदे तस्वीर निकाल कर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों पर डालकर ये पैगाम देते रहे कि नेपाल का हुक्मरान तबका कितनी बेदर्दी से नेपाल के अवाम की गुर्बत और बदहाली को बुलाए हुए है। सोशल मीडिया पर नेपाल के हुक्मरान तबकात की औलादों की ऐश भरी जिंदगी की तस्वीर नुमाया होनी शुरू हुई तो अपनी जवानी में उमरा के खिलाफ नफरत की आग भड़काने वाले वजीर आजम ओली की हुकूमत ने फैसला किया कि सोशल मीडिया के 26 के करीब प्लेटफॉर्म बंद कर दिए जाएं। इसके फैसले के बाद आप व्हाट्सएप के जरिए गैर मुल्कों में मुकीम अजीज तरीन रिश्तेदारों से राब्ता भी नहीं कर सकते थे। जेनजी ने सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ जुलूस निकाला तो ओली की हुकूमत ने पुलिस को इन पर बेदरेक गोलियां बरसाने का हुक्म दिया। इसके नतीजे में 19 नौजवान जान से गए, सैकड़ों शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाए गए। हुकूमती इस्तेबदाद मगर ओली और जेनजी की तहरीक रोकने में नाकाम रहा और कई वज़राओं जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टरों में बैठकर नेपाल से फरार होना पड़ा। फरार हुए वज़रा के घरों को मगर नाराज नौजवानों ने नजर आतिश कर दिया। एक साबिक वजीर आजम के आबाई घर में लगाई आग की वजह से इसकी बीवी झुलस कर मर गई। नेपाल के वजीर खजाना और वजीर खारजा रहे अफराद को भी सरेआम मारा पीटा और जलील और रसुआ किया गया। नेपाल के हालात पर गौर करें तो फौरी ख्याल जहन में ये आता है कि वहाँ के हुक्मरानों ने बरसों से अपने अवाम के बारे में जो लाताल्लुकी इख्तियार कर रखी थी, इसके नतीजे में ये तो होना ही था। जान की अमान पाते हुए मैं सोच से इख्तलाफ करता हूँ, एहतजाज पर अमन न रहे तो बर्बरियत में बदल जाता है। इसकी वजह से जो अबतरी और खलफशार फैलता है वो तो रियासत के ताकतवर इदारों और हुक्मरान अशराफिया को मुत्तहिद होने को मजबूर कर देता है। अरब बहार के नतीजे में यही हुआ था और नेपाल में अब बतदरीज वहाँ की फौज हालात संभालने के नाम पर आगे बढ़ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि जेनजी अपनी तहरीक का ऐसा अंजाम देखना चाह रही थी। तीर मगर कमान से निकल चुका है।